प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है सभी लोगों की? बोलो, बताओ। ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चे खुश हैं और सब कुछ अच्छा भी चल रहा है। ठीक है। अब सामने हो नहीं, क्योंकि ये कोई ऑफलाइन क्लास तो है नहीं। ठीक है। तो उम्मीद ही लगाई जा सकती है ना। फिर भी चलो, मैं समझ सकता हूँ कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। ठीक है। तो जैसा कि सभी लोगों को पता होना चाहिए, अभी हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं और इस वीडियो क्लास से हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं, सॉल्यूशन चैप्टर की एक्सरसाइज के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें कितने क्वेश्चन को हम लोग देख पाते हैं। ठीक है। मेरे ख्याल से 41 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। ठीक है। और इसमें से कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और कुछ क्वेश्चन तो अद्भुत हार्ड है। ठीक है। मतलब कि ठीक ठाक है ना। हंसी मजाक में नहीं लग पाएगा, उसमें थोड़ा खोपड़ी चलानी पड़ेगी। ठीक है। तो जो जितना ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन एनसीईआरटी में चिपका के रखा होता है ना, बस ये समझ जाओ कि उसको क्या करना है, 3 से 4 बार क्या करना है, प्रैक्टिस तो करनी ही है उसको समझने के लिए। ठीक है। तो मेरे ख्याल से बातें समझ में आई होंगी। तो जैसा कि क्वेश्चन 1 हम लोग देखें। ठीक है। क्वेश्चन 1 कह रहा है, भैया टर्म सॉल्यूशन को डिफाइन करिए और बताइए कि कितने तरीके के सॉल्यूशन बन सकते हैं और सबके एक एक एग्जाम्पल दीजिए। ठीक है। वैसे ये क्वेश्चन के बारे में बहुत डिटेल में जिसको जानना है, ठीक है, वीडियो 13 में जाओ। इसी प्लेलिस्ट की जो केमिस्ट्री की सीरीज़ है, ठीक है, उसमें वीडियो 13 में जाओ। शुरू में ही हम लोगों ने इसके बारे में बात किया है। ठीक है। ऐसा क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि जैसे कि चैप्टर का नाम ही है भाई सॉल्यूशन। ठीक है। तो सॉल्यूशन चैप्टर का नाम है, तो सॉल्यूशन के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या करा, इस चैप्टर की सबसे पहले शुरुआत में ही वीडियो 13 क्लास में ही हम लोगों ने इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में बात किया है। ठीक है। तो चलो मैं थोड़ा सा जल्दी से ही बता देता हूँ। ठीक है। सॉल्यूशन क्या होता है भैया? देखिए, बहुत तरीके के सॉल्यूशन होते हैं, लेकिन वो सॉल्यूशन जो हम लोग इस चैप्टर के हिसाब से पढ़ाई किए हैं, वो सॉल्यूशन क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर है। ठीक है। क्या है भैया? होमोजेनियस मिक्सचर, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि वो सॉल्यूशन बाइनरी सॉल्यूशन है। ठीक है। बाइनरी माने कि उसमें सिर्फ 2 ही कंपोनेंट होंगे। ठीक है। तीसरी पॉइंट जो हम लोगों ने पढ़ा है, तीसरा पॉइंट, ठीक है, कि जब भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाएंगे तो वो फिजिकल चेंज होना चाहिए, कोई केमिकल रिएक्शन ना हो जाए, कोई केमिकल चेंज ना हो जाए। ठीक है। तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? बहुत तरीके के होते हैं। गैसियस सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है, लिक्विड सॉल्यूशन हो जाएगा, सॉलिड सॉल्यूशन हो जाएगा। उन सब के एक एक एग्जांपल देख लेना। ठीक है। मैंने दिखा रखा है। ठीक। तो जैसा कि यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दिख रहा है, सपोज सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है, फाउंड बिटवीन टू सब्सटेंस वन। देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जैसे कि कोई सॉल्यूशन बनाया गया, ठीक ना, एक सॉल्यूशन का जो पार्टिकल है काफ़ी बड़ा बड़ा है। ठीक है। सॉल्यूशन में जो एक तरीके का पार्टिकल है वो काफ़ी बड़ा बड़ा है, और जो दूसरा पार्टिकल है उस सॉल्यूशन में वो कैसा है? छोटा छोटा है। ठीक है। छोटा छोटा। तो कह रहे हैं भैया कि ये किस तरीके का सॉलिड सॉल्यूशन है? ठीक है। आप खुद से मुझे बताइए कि ये किस तरीके का सॉलिड सॉल्यूशन है। ये जो सॉलिड सॉल्यूशन दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है। इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। देखो, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इंटरस्टिशियल साइट है ना, ये सब जो आप देख सकते हैं, ये सब जो बीच बीच में जो खाली जगह है, ठीक है, ये क्या है? इंटरस्टिशियल साइट है। अरे भाई, सॉलिड स्टेट वाले चैप्टर में तो मैंने ये सब बहुत डिटेल में बता के रखा है। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो छोटे वाले पार्टिकल हैं, ये इसकी जगह में क्या है? आसानी से आ जाएंगे, यानी इंटरस्टिशियल साइट में आसानी से आ जाएंगे। ठीक है। तो ये जो हम लोगों का इतना बड़ा सा सॉल्यूशन बना हुआ दिख रहा है, मिक्सचर बना हुआ दिख रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। या फिर हम लोग इसको चाहें तो हेट्रोजेनियस मिक्सचर या हेट्रोजेनियस सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। ठीक है। देखो, ये चीज़ भी हम लोग काफ़ी अच्छे से बात कर चुके हैं। ठीक है। उसी में कौन सी वाली वीडियो में? वीडियो 13 में। ठीक है। वहीं पे काफ़ी अच्छे में डिटेल में इसकी बात होगी। तो फिर से क्या बताऊँ मैं, या चलो हल्का सा बता ही देता हूँ जल्दी में। ठीक है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ वन कंपोनेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट प्लस टोटल मोल्स। ठीक है। ये डिवाइड कर लेते हैं। क्या बातें समझ में आ रही है? बोलो। आ रही होंगी भाई। मोलल्टी की बात करी जा रही है, तो मोलल्टी क्या होता है? स्मॉल एम से दिखाते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट। ये किस में होना चाहिए? ग्राम में होना चाहिए। ठीक है। मोलरिटी बोल रहा है तो कैपिटल एम से दिखाते हैं। ठीक है। ये क्या हो गया? W2/M2 हो गया 100
डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, ठीक है। मास परसेंटेज पूछ रहा है, यानी किसी भी चीज़ का जो क्लास 6-7 में मैथ में परसेंट पूछे होगे ना, परसेंटेज ऑफ, मान लो कि क्या निकालना है, सॉल्यूट, तो कैसे निकालते थे? परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट क्या होता था? सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 100, यही होता था ना। तो वही वाला है, ठीक है। काफ़ी डिटेल में इन सारी चीज़ों को जानना है, ठीक है। तो वीडियो कौन सी वाली, 13 क्लास वाली, ठीक है, उसको जाके देखो। हालांकि ये मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी, मोलरिटी, मास परसेंट, अरे भाई इस न्यूमेरिकल्स, यदि जो बच्चे मेरे सीरीज़ वाइज, ठीक है, न्यूमेरिकल्स की वीडियो की क्लास को फॉलो कर रहे हैं, तो ये सब उनके लिए क्या है, चंगू मंगू जैसी चीज़ें, छोटी छोटी बातें। अच्छा एक चीज़ मैं बता दूँ, केमिस्ट्री की जो भी बच्चे सीरीज़ फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि 5 घंटे बैठ जाओ और केमिस्ट्री ही पढ़ो, ठीक है, नहीं पढ़ो, इस तरीके से पढ़ाई नहीं होती है। अब स्कूल जाते हो तो 5 घंटे स्कूल में रहते हो, तो ऐसा नहीं कि 5 घंटे स्कूल में सिर्फ साइंस ही पढ़ाया जाता है, फिजिक्स ही पढ़ाई जाती है, केमिस्ट्री ही पढ़ाई जाती है, ठीक है। मेरी समझ से क्या करो, 1 या फिर 2, ठीक है, रोज़ 1 या फिर 2 वीडियो क्लास देखो, इससे ज़्यादा नहीं देखो, ठीक है। 1 और 2 ही देखो, तो मेरे ख्याल से ये 30 मिनट हो गए और ये 30 मिनट हो गए, यानी कि 60 मिनट के आसपास, यानी 1 आवर केमिस्ट्री रोज़ देखो, ठीक है। और थोड़ा 1-2 घंटे अपने से भी प्रैक्टिस कर लो, बस पढ़ाई हो गई, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखें हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, ठीक है, जो कि 68% है बाई मास, ठीक है, इन एक्व सॉल्यूशन व्हाट शुड बी द मोलरिटी पूछ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे डेंसिटी दिया है। एक चीज़ समझो कि मान लो ये कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर में वाटर भरा हुआ है, ठीक है, और ऊपर से इसमें क्या करा, नाइट्रिक एसिड मिला दिया, बात समझना, ठीक है। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन बन गया ना, कह रहा है, ठीक है, ये जो सॉल्यूशन बन गया, इस सॉल्यूशन में 68% नाइट्रिक एसिड है। बोलो क्या ये बात समझ में आ रही है? जब 68% नाइट्रिक एसिड है तो ऑब्वियसली आप बता सकते हैं कि इसमें वाटर कितना होना चाहिए, 32% होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन बना है इसी की क्या पूछी जा रही है, मोलरिटी, ठीक है। तो बहुत आसान है, मोलरिटी का फॉर्मूला अभी मैंने लिखा था W2/M2, ठीक है, M2 1000 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, ठीक है। अब एक चीज़ मुझे बताएंगे कि ये जो W2 दिख रहा है कैसे पता किया जाए, यानी कि इस नाइट्रिक एसिड का मास कैसे पता किया जाए। चलिए इस सॉल्यूशन को हम लोग कितना मान लें, 100 ग्राम मान लें, ठीक है। तो इस 100 ग्राम में से नाइट्रिक एसिड कितना हो गया, 68 ग्राम हो गया, 30, यानी कि ये कितना हो गया, 68 ग्राम हो गया, और 32 ग्राम कौन हो गया, वाटर हो गया। तो बस यहीं पे रख लिया जाए। तो ये हम लोगों की जो मोलरिटी है ये कितना हो गया, ये हो गया 68 ग्राम, ठीक है। नाइट्रिक एसिड का जो हम लोग निकालें, यहाँ पे HNO3 होता है ना, नाइट्रिक एसिड HNO3, ठीक है, इस पूरे का हम लोग मोलिकुलर मास निकालें तो ये कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे क्या रखना है, 63, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का 1000 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि ये जो सॉल्यूशन बना है इसका वॉल्यूम कितना है, ठीक है। तो वॉल्यूम देखो कैसे निकालेंगे हम लोग, मैं सब मिटा दूँ, ठीक है। देखो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर उस सॉल्यूशन की आप देख सकते हैं डेंसिटी दिया है, तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, होता ही ये। तो यहाँ से वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी। तो मास ऑफ सॉल्यूशन हम लोगों ने 100 मान लिया था, ठीक है। अब डेंसिटी यहाँ पे दे रखा है 1.504, ठीक है। तो यहाँ से जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आएगा, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा सॉल्व करने के बाद 66.49 मिलीलीटर, ठीक है। अब ये जो वॉल्यूम आ रहा है ना, ये वॉल्यूम यहीं पर क्या करेंगे हम लोग, रखेंगे, ठीक है। तो 66.49 मिलीलीटर। अब ये जो पूरा न्यूमेरिक वैल्यू दिख रहा है, ठीक है, इसको हम लोगों को क्या करना है, सॉल्व करना है, और जो मोलरिटी है वो फाइनल कितना आ जाएगा, 16.23, ठीक है। आप देखें तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर, ठीक है, मोलरिटी पूछ रहा है। तो ये जो पूरी चीज़ दिख रही है यही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है, ठीक है। मेरे ख्याल से आसान ही रहा होगा, ठीक है, देख लेना थोड़ा सा रिपीट करके, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर लेबल, ठीक है, यानी कि इस ग्लूकोज को पानी में मिलाया गया और उसको कह रहा है कि 10% बाई मास, ठीक है, यानी कि इस, वापस से समझे हम लोग, इस ग्लूकोज में जो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी है, 10% है, तो 90% क्या है भैया, वाटर है, ठीक है। व्हाट वुड बी द मोलरिटी पूछ रहा है, मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है,
और उसके बाद डेंसिटी वापस से सॉल्यूशन की दिया है, तो मोलरिटी भी पूछ रहा है। ठीक है, लगाते हैं इसको। देखिए ये आपका रहा ग्लूकोज, ठीक है, और ये रहा आपका वाटर। एक सेकेंड, फिर से लिखना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा पेन मोटा हो गया। ठीक है, पतला कर लिया। ये रहा हम लोगों का ग्लूकोज, और इसको जब वाटर के साथ मिलाएगा, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। ठीक है, वाटर तो आप जानते हैं H2O। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ये 10% है। ठीक है, ये 10% है, तो वाटर कितना हो गया, 90% हो गया। यानी कि हम लोग इसको ग्राम में माने तो ये कितना हो गया, 10 ग्राम हो गया, ये कितना हो गया, 90 ग्राम हो गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इसमें, मोलल्टी पूछ रहा है। ठीक है, तो बताओ कि जो मोलल्टी होती है वो कितना होता है, W2/M2 1000 डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट, किसमें, ग्राम में। ठीक है, तो बस सारी वैल्यू को रख लें, तो मोलल्टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, W2 कितना है, 10 ग्राम है। ठीक है, और इस ग्लूकोज का हम लोग पता करें जब मोलिकुलर मास यहाँ से, ठीक है, तो वो ये कितना आ जाता है, 180 आ जाता है। तो ये कितना हो गया, 180 हो गया, ये 1000 हो गया। ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट यानी कि वाटर का मास कितना है, 90 ग्राम। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 90। इस पूरे को हम लोगों को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, पूरा काट कूट करेंगे, तो काट कूट करने के बाद जो मोलैलिटी है वो आ जाएगी कितना, सॉल्व करने के बाद 0.62। अच्छा, मोलैलिटी है तो यूनिट क्या लिखेंगे, मोल पर किलोग्राम। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो एक चीज़ तो यहाँ से निकल गया, ये रहा इसका आंसर। ठीक है, हम लोगों ने एक चीज़ को कैलकुलेट कर लिया, मोलल्टी को। अब कह रहा है मोल फ्रैक्शन बताइए। ठीक है, तो मैं ये सब मिटा के दिखाता हूँ। ठीक है, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो बोलो भाई मोल फ्रैक्शन इक्वल टू क्या होता है, N1 प्लस N2। ये N1 को पहले निकाल लिया जाए, तो W1 ये M1। ठीक है, तो W1 कितना हो गया, 10, और जो हम लोग इसका अभी देखें तो ये कितना है, ग्लूकोज के लिए इसका मोलिकुलर मास कितना है, 180 है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करें, तो सॉल्व करने के बाद ये कितना आ जाता है, ये आ जाता है 0.056। ठीक है, 0.056। उसी तरह से N2 सॉल्व करें वाटर के लिए, तो वाटर का जो मास है वो कितना था, 90 ग्राम था। ठीक है, और मास, मोलिकुलर मास 18 होता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करें तो ये कितना आ जाता है, 18 5 90। ठीक है, यानी ये 5 मोल आ गया। तो बस हम लोगों को क्या है कि N1 और N2 मिल चुका है, आप देख सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं N1 और N2 मिल चुका है। अब मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है बस, तो इसी में क्या करना है, सारी वैल्यू को रखना है। तो x1 इक्वल टू कितना हो गया, ये वाली वैल्यू रख लें, 0.056 हो गया। ठीक है, उसके बाद 0.056 प्लस 5 मोल। ठीक है, इस पूरे को सॉल्व करें, तो सॉल्व करने के बाद जो हम लोगों की वैल्यू आती है मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, वो कितना आ जाता है, 0.011। ठीक है, मेरे ख्याल से बातें समझ में आई होंगी। तो एक वैल्यू तो हम लोगों को यहाँ से मिल गई। ठीक है, ठीक, उसी तरह से हम जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ दोनों कंपोनेंट करते हैं तो कितना आता है, 1 आता है। तो यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड कंपोनेंट यानी वाटर का निकालें, तो 1 माइनस x1। ठीक है, तो 1 माइनस 0.011। ठीक है, तो जो यहाँ से x2 आएगा, ये सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा, 0.989। ठीक है, ये चीज़ आ गई, आसान रहा होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, ये इसका आंसर है। ठीक, मेरे ख्याल से बातें समझ में आ रही होंगी, बोलो आ रही समझ में ना, अरे ठीक है ना भाई। अच्छा ठीक है, तो मैं ये सब मिटा देता हूँ। अब देखिए हम एक चीज़ देखें, तो जो हमारा, ठीक है, वाटर का में जब ग्लूकोज को मिलाया गया, तो उस ग्लूकोज का जो मोल दिख रहा है, क्योंकि ग्लूकोज ही क्या है, सॉल्यूट है ना, तो जो ग्लूकोज का मोल दिख रहा है, अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, यहीं पे मैंने दिखाया था। ठीक है, वो कितना था, 0.056 मोल। तो बस अब आगे देखें, मोलरिटी पूछ रहा है, तो मोलरिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, और यदि ये मिलीलीटर में है तो ऊपर क्या होता है, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब मुझे एक चीज़ बताओ, पूछ रहा है क्वेश्चन में क्या, मोलरिटी। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हम लोग निकाल लिए 1000। ठीक है,
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं पता है, ठीक है। अब हम लोगों को यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे डेंसिटी से। तो जैसा कि हम लोगों को पता ही है, ठीक है, क्या होता है, डेंसिटी इजकल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम इजकल टू क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी। मास हम लोगों ने सॉल्यूशन का 100 ग्राम मान लिया था, ठीक है। तो डेंसिटी यहाँ पे कितना दिया है, 1.2। इसको सॉल्व करें तो 100 को 1.2 से जब सॉल्व किया जाए तो ये वॉल्यूम कितना निकल कर आ जाएगा, 83.33 मिली लीटर, ठीक है। अब बस ये जो वॉल्यूम दिख रहा है आया है, इसी को हम लोग यहाँ पे रख लेंगे। तो जो फाइनली हम लोगों का जो मोलरिटी वाली बात है वो कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ये दिख रहा है 0.056। अरे ठीक ना भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये हम लोगों का 1000 दिख रहा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ दिख रहा है, ठीक है, 83.33, ठीक है। तो जो यहाँ से मोलरिटी आ जाएगी पूरा सॉल्व करने के बाद, ये कितना आ जाएगा 0.67, ठीक है। यूनिट क्या लिखेंगे, मोल पर लीटर, ठीक है। तो ये जो आंसर दिख रहा है यही क्या है, आंसर है, ठीक है। आसान रहा होगा मेरे ख्याल से, एक दो बार इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए इसमें कुछ क्वेश्चन और आगे बढ़ाएं। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए। देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा है ना, ये थोड़ा टेढ़ा है, ठीक है, टेढ़ा है और इसको इम्पोर्टेंट भी लगाओ, एक दो बार तो अच्छे से प्रैक्टिस करना। मुझे लगता है कि इस किताब में यदि 5 सबसे टेढ़े सवाल होंगे ना तो उसमें एक ये भी है, ठीक है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन पहली बार में यदि नहीं लग पाए किसी से तो उसको थोड़ा मुश्किल हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। और डरना भी नहीं है, क्योंकि पहली बार में ये ऐसा क्वेश्चन है किसी से नहीं लगेगा। अरे भैया घर पे प्रैक्टिस करो, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो उसको मत बताना कि तुम घर पे 10 बार प्रैक्टिस किए थे, वहाँ पे तो ये क्वेश्चन आएगा, बस उसको सॉल्व कर देना। अब उससे क्या फ़र्क पड़ता है कि घर पे 10 बार प्रैक्टिस किए थे कि 20 बार प्रैक्टिस किए थे। सचिन तेंदुलकर को यदि प्लेग्राउंड में, बात समझ जाना, शॉट मारना है, 6 मारना है, ठीक है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है कि सचिन महाराज जी घर पे रात भर प्रैक्टिस किए थे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस मुद्दा ये है कि जब वो फील्ड में गए, प्लेग्राउंड में गए, ठीक है, तो उन्होंने शॉट या फिर 6 मार दिया। क्या बात समझ में आ रही है। फ़र्क नहीं पड़ता कि घर पे कितनी पढ़ाई करते हो, फ़र्क इससे पड़ता है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया और उसको लगा दिए, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को मैं समझा दूँ या थोड़ा ऐसे ही देख लो। हाउ मेनी मिली मोल्स, देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऐसे ही, चलो मैं डायरेक्ट समझाता हूँ। ये जो HCl दिख रहा है, ठीक है, इस HCl को जब Na2CO3 के साथ रिएक्शन कराए, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ये आप देखें तो ये तो क्लास 10 की रिएक्शन है। NaCl बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा और साथ में क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा, सॉरी वाटर बन जाएगा, ठीक है। अरे भाई कोई एसिड है, कोई किसी सॉल्ट से रिएक्शन करता है, सॉरी बेसिक नेचर से रिएक्शन करता है, ठीक है, बेसिक नेचर वाला जो कोई कंपाउंड रिएक्शन करता है तो एसिड बेस रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, यही बनता है ना, ठीक है। सॉल्ट बन गया, CO2 बन गया और साथ में H2O बन गया। उसी तरह से हम लोग देखें कि ये वापस से HCl NaHCO3 के साथ रिएक्शन करेगा तो सेम चीज़ बनाएगा। ये एक रिएक्शन क्लास 10 में होती है, ठीक है। NaCl हो गया, CO2 हो गया और H2O हो गया। पहला काम हम लोग क्या करें कि इस रिएक्शन को क्या कर लें, बैलेंस कर लें। तो ये आप देख सकते हैं Na2 तो यानी कि यहाँ पे 2 करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे भी 2 करना पड़ेगा, ये हो गया बैलेंस। और नीचे वाली रिएक्शन तो बैलेंस है ही, अपनी खोपड़ी नहीं चलाएंगे, ठीक है। यानी कि HCl Na2CO3 से रिएक्शन करेगा तो ये रिएक्शन बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। HCl NaH सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करेगा, ठीक है, तो ये सारे प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से यहाँ तक बातें समझ में आई हैं, बोलो, ठीक है। अब देखो कह रहा है कि ये दोनों, ठीक है, मिलाने के बाद यानी कि Na2CO3 प्लस NaHCO3, इन दोनों का जो कंबाइन मास है वो कितना है, 1 ग्राम है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है, ये बात समझ में आ रही है। और वापस से एक और चीज़ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है क्वेश्चन में कि दोनों कैसे हैं, इक्वी मोलर हैं, यानी कि मोल ऑफ Na2CO3 इक्वल टू, ठीक है, दोनों के मोल कैसे हैं, बराबर हैं। और मोल ऑफ NaHCO3, ठीक है, दोनों के मोल कैसे हैं, बराबर हैं, ठीक है। और दोनों का जो मास कंबाइन फॉर्म है वो कितना है, 1 ग्राम है, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है भैया कि बताइए कि ये HCl जो दिख रहा है और ये जो HCl दिख रहा है, ये इनका कितना वॉल्यूम लगेगा, वो भी किसमें, मिलीलीटर में, इस पूरी रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है।
मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, यही क्वेश्चन में समझाया जा रहा है, यही पूछा जा रहा है, ठीक है। तो चलिए लगाना इसको शुरू करते हैं हम लोग, देखते हैं कैसे लगाते हैं, ठीक है। देखो कि ये दोनों मिला के 1 ग्राम है, ठीक है। यदि मैं इसको x ग्राम मान लूँ तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स ग्राम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों मिला के कितना है, 1 ग्राम है, ठीक है। अच्छा चलो इसका मोल निकालें, तो इसको हम लोगों ने x मान लिया है, तो x डिवाइडेड बाई इसका जो मोलिकुलर मास होगा Na2CO3 का, Na2CO3 का जो मोलिकुलर मास होता है वो कितना होता है, 106, ठीक है। क्योंकि इसका मोल और इसके मोल के बराबर है तो ये कितना हो गया, 1 माइनस एक्स इसका मास हो गया, ठीक है। और इसका जो मोलिकुलर मास हो जाएगा NaHCO3 का वो कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग पूरी मेहनत करें तो x को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, क्रिस करके, ठीक है, क्रॉस क्रिस कर लेना। तो x की वैल्यू आ जाएगी 0.5579, ठीक है। मेरे ख्याल से यहाँ तक बातें समझ में आई है। तो अब मुझे एक चीज़ बताओ कि यहाँ पर आराम से अब हम लोग क्या कर सकते हैं, मोल ऑफ Na2CO3 मोल ऑफ NaHCO3 निकाल सकते हैं, और ये दोनों ही वैल्यू कैसे ये बराबर है, ठीक है। तो चलो हम लोग यहाँ पे मोल्स ऑफ Na2CO3 निकालें, ठीक है। तो कितना है यहाँ पे, x/106 दिख रहा है, ठीक है। तो x हम लोगों का आ ही चुका है कितना, x कितना आ चुका है, 0.55, ठीक है, 0.5579 डिवाइडेड बाई 106, ठीक है। क्या यहाँ तक मेरी बातें समझ में आ रही हैं, बताइए जी, ठीक है। तो यहाँ पे जो मोल निकल कर आएगा Na2CO3 का वो कितना आ जाएगा, 0.0053, ठीक है। क्या ये बात समझ में आई है ना। तो अब एक चीज़ समझेंगे कि ये जो Na2CO3 का मोल है और जो NaHCO3 का मोल है वो दोनों ही कैसे मोल हैं, बराबर हैं, ठीक है। यानी कि ये मोल कितना है भैया, 0.0053 मोल है, और ये जो नीचे वाला भी दिख रहा है ये कितना है, 0.053 ये मोल दिख रहा है, ठीक है। अब मैं ये नीचे वाली सारी चीज़ों को मिटा देता हूँ, ठीक है। अब इन सब की क्या है, आवश्यकता हम लोगों को नहीं है, ठीक है। अब बस थोड़ा सा ही रह गया है, अब तो बस लग जाना चाहिए। अब देखो एक चीज़ को समझो, यहाँ से रिलेशन क्या दिख रहा है, ये जब 2 मोल है तो ये इसके 1 मोल के साथ क्या है, रिएक्शन कर रहा है, ठीक है, यही रिएक्शन दिख रहा है। अरे भाई इतना तो आता है ना लॉजिक। आप देखें कि ये 2 था तो ये 1 के साथ क्या है, रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। तो एक चीज़ समझो, जब 2 के साथ 1 के साथ रिएक्शन कर रहा है यानी कि 2 मोल HCl 1 मोल ऑफ Na2CO3 के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो जब हम लोगों का 0.053 0.00 है ना, 0.00.5 मिटा के लिख दें क्या, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि ये मोल कितना है, 0.0053, ठीक है। तो यहाँ पर अब HCl का मोल कितना होगा, चलिए इसको हम लोगों ने मान लिया x, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करें तो ये क्रॉस करने के बाद इसका क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा, 0.0106, ये क्या हो गया, मोल हो गया, ठीक है। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है। और यहाँ पे तो हम देखें तो ये 1 है और ये 1 है, इसी के साथ रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। तो यानी जितना भी मोल NaHCO3 का ही होगा उतना ही मोल यहाँ पर HCl का भी होना चाहिए, ठीक है, यानी सेम होना चाहिए। तो अब हम लोग देखें कि यहाँ पे जो HCl का मोल लगा है वो कितना लगा है भैया, इतना लगा है, ठीक है। और वापस से HCl का मोल लग रहा है जो यहाँ पे इतना लग रहा है। तो मैं यहीं पर लिख दूँ कि टोटल मोल ऑफ HCl, ठीक है, टोटल मोल ऑफ HCl जो इस रिएक्शन में कंप्लीट हो रहा है वो यहाँ पे कितना लगा, इतना लगा, ठीक है। यहाँ पे कितना लगा, इतना लगा, यानी कि 0.0106 प्लस, ठीक है। वापस से इसको मैं मिटा दूँ यहाँ पे, तो बताओ कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये था हम लोगों का ये वाला, क्योंकि ये मोल और ये दोनों मोल 1:1 का रेशियो बराबर है, ठीक है, 0.053, ठीक है। तो यहाँ पे जो टोटल मोल ऑफ HCl आ जाएंगे सॉल्व करने के बाद ये कितना आ जाएगा, 0.0159 मोल, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ बताओ इस क्वेश्चन में, ठीक है, आप देखें यहाँ पे तो मोलरिटी ऑफ HCl दिया है और वॉल्यूम ऑफ HCl पूछ रहा है, ठीक है। तो बस मोलरिटी वाला फॉर्मूला हम लोग रख लें, मोलरिटी इक्वल टू क्या हो जाता है भैया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन
इन मिली लीटर, ठीक है, यही होता है। अब यही हम लोगों को वॉल्यूम बताना है। अब सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। तो मोलरिटी आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कितना है 0.1, यानी ये वैल्यू कितनी हो गई 0.1, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 0.0159, ठीक है, और ये 1000, ठीक है, और नीचे हम लोग को क्या दिख रहा है वॉल्यूम, वो भी किस में मिली लीटर में, ठीक है। तो ये पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक। तो पूरा सॉल्व करने के बाद जो वॉल्यूम मिली लीटर में है वो कितना आ जाएगा 159 मिली लीटर आ जाएगा, और यही क्या है इसका आंसर है, ठीक है। अब देखो भाई बहुत सारे बच्चे क्या मुझसे नाराज़ हो जाएंगे कि सर आप इसको काट कूट क्यों नहीं करवा। अरे भाई इसको सॉल्व कर लो भाई इसमें, ठीक है। मैं अब यही सब सॉल्व करूँगा तो वीडियो लेंथ काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी ना, ठीक है। तो यहाँ पे जो फाइनली आंसर आ गया हम लोगों का वॉल्यूम इन मिली लीटर ऑफ HCl कितना हो जाएगा 159 मिली लीटर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा वीडियो को आगे पीछे रिवाइंड करके देखना, क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा है, इंपॉर्टेंट भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसमें क्वेश्चन नंबर 7 देखें हम लोग। अ सोल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाई 300 ग्राम ऑफ 25% सोल्यूशन, 400 ग्राम ऑफ 40। देखिए मास परसेंटेज पूछ रहा है। अरे भाई कोई 300 ग्राम है, ठीक है, 300 ग्राम का 25% निकालो तो कितना आएगा मुझे बताओ। कि 300 ग्राम था, ठीक है, इसका 25% निकालें तो ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, यानी 75 ग्राम आ गया, ठीक। उसी तरह से आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 400 ग्राम है, इसका हम लोग 40% निकालें तो कितना आ जाएगा बताइए। 40% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 400 मल्टीप्लाइड बाई 40 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। ये इसको सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा 160 ग्राम आएगा, है ना, 160 ग्राम आएगा। अब कह रहा है कि इसका मास परसेंटेज कितना होगा रिजल्टिंग सॉल्यूशन का। अरे भाई परसेंटेज जब भी पूछता है तो टोटल मास आप यहाँ पे जो सॉल्यूट दिख रहा है वो कितना हो जाएगा, आप इसको ऐड कर लें, ठीक है। तो ऐड करने के बाद ये आपका 235 आ जाएगा ना, ठीक है। और जो टोटल हम लोगों का यहाँ पे जितना लिया गया था वो कितना था 700 था। अब ये मल्टीप्लाइड बाय 100। अरे भाई क्लास 6-7 में ऐसे ही परसेंटेज निकालते हो ना, तो ये इससे कैंसिल हो गया, इसको काट लिया जाए, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना 33.57%। यही क्या है इसका आंसर है, ठीक है। आसान रहा मेरे ख्याल से, ज़्यादा मुश्किल नहीं था ये सवाल, तो आसानी मैं बोलूँगा इसको, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है कि एंटी फ्रीज सॉल्यूशन इज़ प्रिपेयर्ड, ठीक है, ये दिख रहा है 200 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मोलरिटी, डेंसिटी दिया है तो बाद में मोलरिटी भी पूछ रहा है। एक चीज़ बताओ यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन क्या है मोलरिटी, ठीक है, बाद में मोलरिटी। तो जो मोलरिटी होती है वो कितना हो जाता है W2/M2 1000, ठीक है, 1000 डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट, और वो भी किस में होना चाहिए ग्राम में होना चाहिए, ठीक है। तो सारी वैल्यू को रख लेते हैं यहाँ पे, सारी वैल्यू देखो यहाँ पे जो इथाइलिन ग्लाइकॉल है ये इसका मास हम लोग देखें तो यहाँ पे क्वेश्चन भी आया कितना, यानी कि ये कितना हो गया 2.6 हो गया। इथाइलिन ग्लाइकॉल ये जो दिख रहा है इसका मोलिकुलर मास निकालो तो ये मोलिकुलर मास कितना आ जाएगा 62 आ जाएगा, ठीक है। और ये 1000 हो गया, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वाटर है इसका या सॉल्वेंट का जो मास दिया है वो 200 दिया है, ठीक है। अब ये पूरा क्या करो सॉल्व कर लो, ठीक है। तो जो यहाँ से मोलरिटी है, मोलरिटी आप सॉल्व करने के बाद देखें तो कितना आ जाएगा 17.95, ठीक है। मोलरिटी है तो भैया यूनिट क्या लिखेंगे मोल पर किलोग्राम, ठीक है, मोल पर किलोग्राम, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया पहले वाले का, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आप देखिए इसमें क्या पूछ रहा है मोलरिटी पूछ रहा है ना, ठीक है, मोलरिटी। तो मोलरिटी इक्वल टू क्या हो जाता है W2/M2 1000 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वो भी किस में मिलीलीटर में, ठीक है। तो W2 दिया है M2 दिया है, अब हम लोगों को पता क्या करना है यहाँ से, आप देखें तो क्या पता करना है भाई यहाँ से वॉल्यूम पता करना है, ठीक है। तो देखो अभी जैसे हम लोग पता कर रहे थे डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ से वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई मास अपॉन डेंसिटी, मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ये रहा आपका सोल्यूट और ये रहा आपका सॉल्वेंट, दोनों को जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा सॉल्यूशन बनेगा, और वो सॉल्यूशन का क्या बनेगा मास मिलेगा, ठीक है। तो इसको और इसको जब हम लोग ऐड कर ले तो आप देखें ऐड करने के बाद ये कितना आ रहा है 422.6 ग्राम, ठीक है। और डेंसिटी तो यहाँ पे दे ही रखा है क्वेश्चन में तो 1.072, तो जो यहाँ से वॉल्यूम आ जाएगा ये कितना आ जाएगा 394.22 मिलीलीटर, ठीक है।
ये आ जाएगा। अब ये जो वॉल्यूम मिलीलीटर में दिख रहा है ना, इसी वॉल्यूम को हम लोग यहाँ पर रखने वाले हैं, ठीक है। तो बस देखो यहाँ पे जो ये मोलरिटी दिख रहा है W2, आप देखें तो कितना है 22.6 ग्राम है, ठीक है। और इसका अभी हम लोगों ने मास देखा था, सॉरी मोलिकुलर मास देखा था, कितना था 62 था, ठीक है। और ये 1000 दिख रहा है, और यहाँ पे ये वॉल्यूम हम लोगों ने कैलकुलेट कर ही लिया है, कितना 22। अब क्या करना है हम लोगों को, ये पूरा सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के बाद जो मोलरिटी है वो आपकी कितनी आ जाएगी 9.11। मोलरिटी है तो यूनिट क्या लिखेंगे, मोल पर लीटर लिखेंगे, ठीक है। तो ये जो दिख रहा है यही क्या है, इसका आंसर है, ठीक है। आसान रहा मेरे ख्याल से, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है, आसानी था। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन ये 9 वाला कह रहा है, ठीक है। इस 9 वाले क्वेश्चन को हम लोग देखें तो अ सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, एक पीने का जो पानी है, ठीक है, उसका सैंपल उठाया गया तो उसमें पाया गया कि वो कार्सिनोजेन है, ठीक है। कार्सिनोजेन का मतलब होता है कि वो कैंसर प्रोड्यूसिंग वो जो लिक्विड है या वाटर है वो बन चुका है, ठीक। ऐसा क्यों बन चुका है, क्योंकि उसमें क्लोरोफॉर्म पाया जा रहा है, ठीक है, क्लोरोफॉर्म पाया जा रहा है। और क्लोरोफॉर्म का जो लेवल है वो क्वेश्चन में दे रहा है 15 ppm, ठीक है, 15 ppm है। तो कह रहा है इसको परसेंटेज में पता करो, फिर कह रहा है कि मोलरिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म इन वाटर सैंपल पता करो। ऐसे समझ जाओ कि यहाँ पर ये आपका वाटर है, ठीक है। इस वाटर में बाहर से उड़ते उड़ते मान लीजिए कि कुछ आपके, ठीक है, कुछ आपके इस तरीके से क्लोरोफॉर्म आ गए थे। क्लोरोफॉर्म माने क्या, CH3, ठीक है। तो यहाँ पे जो काउंटिंग करी गई तो जो क्लोरोफॉर्म का कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना आ गया, ppm आ गया, 15 ppm। 15 ppm माने क्या कि 15 पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। अरे भाई मैंने तो यही सब बताया ना, 15 पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। यानी ये इसका यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन है वही है। तो कह रहा है कि इसको परसेंटेज में बताकर दिखाओ, एक्सप्रेस करके दिखाओ। अरे भाई इसमें क्या बहुत बड़ा रॉकेट साइंस, आसानी है। तो इसको जब हम लोग परसेंटेज में दिखाएंगे, ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म का जो कॉन्सेंट्रेशन वो कितना है 15 है, ठीक है। टोटल सॉल्यूशन हम लोग बोलें जो वाटर का वो कितना अमाउंट है 10⁶, ये कितना है 1 मिलियन। 10⁶ को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मिलियन बोलते हैं, 1 मिलियन, ठीक है। तो यही कहा जा रहा है ना कि 15 पार्ट्स होंगे, ठीक है, वो हर 10⁶ सॉल्यूशन का जो पार्ट होगा 1 मिलियन का पार्ट होगा, उस पर जो क्लोरोफॉर्म का पार्ट है वो कितना है 15 पार्ट है। तो हम लोग परसेंटेज ऑफ क्लोरोफॉर्म देखिए तो 15 डिवाइडेड बाई 10⁶, इसको परसेंटेज में निकालना है तो क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो परसेंटेज ऑफ क्लोरोफॉर्म आपका कितना आ जाएगा, ये इसको सॉल्व करेंगे तो 15 × 10⁻⁻4, ठीक है। क्या ये बात समझ में आई है। तो पहले वाले का तो ये आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, आसान है ये भी। देखिए मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन जब कहा जा रहा है तो आप एक काम करें कि सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं मोलरिटी का। क्या हो जाएगा W2/m2, ठीक है, 1000 डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट, और वो भी किस में होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए, ठीक है। अब एक चीज़ समझो कि ये जो क्लोरोफॉर्म दिख रहा है, ठीक है, यदि इस पूरी चीज़ को हम लोग ग्राम में कन्वर्ट करें, ये जो 15 ppm का कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, इसको हम लोग पूरा ग्राम में कन्वर्ट करें, ठीक है। तो यदि मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूँ कि 15 ग्राम जो क्लोरोफॉर्म है, ठीक है, वो जो हम लोगों का सॉल्वेंट है, जो सॉल्यूशन है, ठीक है, वो 10⁶ ग्राम में मिला हुआ है, ठीक है। ऐसा बोल सकते हैं कि 10⁶ ग्राम का जो लिक्विड है, वाटर है, उसमें 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म मिला हुआ है। अरे 15 पार्ट्स पर मिलियन को इस तरीके से भी तो बोला जा सकता है, ठीक है। तो बस यहाँ पे मोलरिटी = हम लोग देखें तो ये कितना हो गया आपका 15 ग्राम हो गया, ठीक है। और क्लोरोफॉर्म का CHCl3 का आप जब मोलिकुलर मास निकालें तो मोलिकुलर मास कितना आ जाता है 35.5, ठीक है। नहीं सॉरी, ये कितना आता है 119, ठीक है, ये आ जाता है आपका 119.5, ठीक है, 119.5। तो यहाँ पे क्या वैल्यू हो गई 119.5 हो गया, और मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई 10⁶ ग्राम, ठीक है। इस पूरे को हम लोग यदि सॉल्व कर लें, ठीक है, तो सॉल्व करने के बाद जो मोलरिटी है वो कितना आ जाएगी 1.26 × 10⁻⁻4। मोलरिटी है तो यूनिट क्या लिखेंगे, मोलरिटी है ऑफ क्लोरोफॉर्म तो यूनिट क्या लिखेंगे, मोल पर किलोग्राम, ठीक है। ये क्या है, इसका आंसर है, ठीक है। मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी, ठीक है। थोड़ा मुश्किल नहीं कहेंगे, थोड़ा
टेढ़ा कहीं बोल सकते हैं इसको। देखो क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे कह रहा है कि भैया जब अल्कोहल को वाटर के साथ मिलाकर सॉल्यूशन बनाया गया तो यहाँ पे जो मोलिकुलर इंटरेक्शन है उसकी क्या भूमिका है, क्या होता है उससे। देखो ऐसे समझ जाओ, जैसे कोई अल्कोहल है, मान लीजिए ये हम लोग का मिथेनॉल दिख रहा है, ठीक है, अल्कोहल, और वाटर तो आप जानते ही हैं, ठीक है, ये रहा आपका वाटर। अब क्योंकि इनके बीच में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जा रही है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जा रही है, आ रही बात समझ में। तो जब इन दोनों को एक साथ मिलाया जाएगा, यानी कि किसी कंटेनर में, ठीक है, किसी कंटेनर में अल्कोहल को प्लस वाटर को मिलाया जाएगा, तो इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन बनेगा उससे क्या होने वाला है। आप मुझे एक बात बताएं कि जब ये आपस में ही इंटरेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, तो ये अल्कोहल और वाटर जो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, अल्कोहल और वाटर, इनका आपस में बहुत अच्छा इंटरेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो जब बहुत अच्छा इंटरेक्शन नहीं होगा तो इसको थोड़ा सा भी आप हीट करेंगे तो ये आसानी से इनकी क्या है, वेपर बन जाएगी, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इसकी बॉइलिंग पॉइंट कैसी हो गई, कम हो गई, और वेपर प्रेशर कैसा है, बढ़ गया, ठीक है, वेपर प्रेशर कैसा है, बढ़ गया। तो वेपर प्रेशर बढ़ गया, बॉइलिंग पॉइंट कम हो गई, तो ये जो राउल्ट्स लॉ का है ये कौन सा डेविएशन शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन भी दिखाएगा, डेविएशन, ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन भी दिखाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बातें समझ में आई होंगी, थोड़ा सा वीडियो रिपीट करके देख लेना, ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वाई डू गैसेस, अरे भाई इस सवाल का मतलब ये है कि कोई भी जो गैस होती है, ठीक है, जब कोई भी गैसेस होती है, गैस होती है, जब आप क्या करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है, ऐसा पाया गया है, ठीक है, ऐसा क्यों, यही कह रहा है। तो जैसा कि मैंने दिखा रखा था, एक वाटर है, मान लीजिए वाटर का ग्लास है यहाँ पे, ठीक है, इसमें हम लोगों का पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब कोई गैस ऊपर जो उड़ रही है, ठीक है, ये जो कोई गैस उड़ रही है इसको क्या करना है भैया, इस लिक्विड में डिज़ोल्व होना है, लेकिन आपने क्या करा, नीचे से इस पानी को बॉयल करना शुरू किया या फिर हीट करना शुरू किया, तो क्या होगा, बताइए क्या होगा। यहाँ पे जो गैस के पार्टिकल हैं इनको मिलेगी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, और ये जो डिज़ोल्व हो रहे थे ना, डिज़ोल्व भी नहीं होंगे, ये सब यहाँ से भागना शुरू करेंगे, ठीक है। तो सिंपल सा फंडा है कि जो गैस के पार्टिकल होते हैं टेम्परेचर बढ़ाने पे, ठीक है, उनको क्या मिलती है, काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशन बोले, मोशन बोले, ज़्यादा होता है, जिस वजह से वो किसी लिक्विड में कम डिज़ोल्व होती हैं, ठीक है। इस सवाल का जवाब यही है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, हेनरी लॉ और इसके एप्लीकेशन। देखो भाई ये तो पता नहीं कितनी बार मैं बोल चुका हूँ, चलो जल्दी से मैं बोल दूँ, प्रेशर इजकल टू KH मल्टीप्लाइड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ठीक है, यानी कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। यही जो बात दिख रही है, यानी कि किसी भी गैस को डिज़ोल्व होने के लिए किसी लिक्विड में कितना लगाया जा रहा है प्रेशर, यही क्या होता है, आपका हेनरी लॉ होता है। इसको इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है KH, जिसको हेनरी लॉ कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। इसके कुछ एप्लीकेशन मैंने बता रखे हैं, ठीक है, याद भी रखना। एक तो हम लोगों का स्क्यूबा डाइवर वाला, ठीक है, पता नहीं कितनी बार मैंने बता दिया इसको। दूसरा हम लोगों का CO2 जो है वो किसी कोल्ड ड्रिंक वगैरह में जब डिज़ोल्व करते हैं तो अंडर हाई प्रेशर, ठीक है। तीसरा मैंने बताया था कि किसी हाई एल्टीट्यूड पर, ठीक है, क्या होती है, आपको थकान महसूस होना शुरू हो जाती है, क्यों, क्योंकि आपके बॉडी में ऑक्सीजन की गैस कम डिज़ोल्व होती है ड्यू टू प्रेशर लो, ठीक है। देखो इसके बारे में बहुत डिटेल में जानना है ना, ठीक है, तो इसी वीडियो क्लास की कौन सी वाली सीरीज़ देखो, ठीक है, 14 वीडियो क्लास देखो, ठीक है, उसमें हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से हेनरी लॉ के बारे में बहुत बढ़िया से डिस्कशन किया है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ समझ में आ गई। तो चलिए मेरे ख्याल से अब 40 मिनट के आसपास हो गए हैं, ठीक है, तो वीडियो को यहीं पे रोक देते हैं और बचे हुए क्वेश्चन को अगली क्लास में देखेंगे। और कमेंट करो, ठीक है, मुझे बताते रहो, सिर्फ मुझे बताते रहो कि क्या चीज़ें वाकई में समझ में आ रही हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, जैसा जैसा मैं समझाना चाह रहा हूँ वैसा वैसा समझ में आ रहा है, घर पे पढ़ाई कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, ये सब मुझे बताओ, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, ठीक है।